हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th जियोग्राफी का 6th चैप्टर, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के जितने भी हिस्से में जमीन है, वो जमीन कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स लेती है। तो हमारी अर्थ में जितने भी अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, ये कैसे बने, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा उस वक्त के बारे में जब हमारी अर्थ बनी थी। तो अब ये इस चीज का मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। आज से अरबों साल पहले एक ऐसा वक्त था जब ना ही हमारी ये धरती थी, ना ही ये चांद और सितारे थे, और ना ही ये पूरा यूनिवर्स था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एनर्जी थी। अब आज से करीब 14 अरब साल पहले होता है बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि वो एनर्जी कन्वर्ट हुई मैटर में, और वो पॉइंट बड़ा हुआ और एक बबल बना, और उस बबल के अंदर बना यूनिवर्स। सबसे पहले जो चीजें बनी वो थी हाइड्रोजन और हीलियम गैस। इन हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से इस पूरे यूनिवर्स के अंदर करोड़ों अरबों गैलेक्सीज बनी, और हर गैलेक्सी के अंदर फिर से इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से मिलके बने सितारे, और इन सितारों की गर्मी में फिर बने तमाम अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, जो अलग अलग मटेरियल्स हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ हैं, जिनसे लाइफ शुरू हो सकती है। अब इसी तरीके से आज से करीब 13.5 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी, जिस गैलेक्सी में हमारा सूरज है और हमारी अर्थ है। और फिर उसके बाद आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारा जो अपना सितारा है, जिसको हम सूरज या सन कहते हैं, वो बनना शुरू हुआ। इसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है। करीब 4 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 4 अरब साल पहले हमारी अर्थ बनना शुरू हुई। आसपास की जितनी सारी चीजें थी वो सब इकट्ठा होते रहे, एक बड़ा सा मास बनता रहा, और इस तरीके से हमारी अर्थ बनी। और जब हमारी अर्थ बनी तो हमारी अर्थ इतनी ज्यादा गर्म थी कि हमारी अर्थ एक पिघले हुए फॉर्म में थी, एक मॉल्टन फॉर्म में थी। अब वक्त आगे बढ़ता है, हजारों लाखों साल गुजर जाते हैं। हमारी अर्थ के जो चारों तरफ के बाहर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होता है। हमारी अर्थ में पानी आता है, और इसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ की जो लेयर है, ये लेयर सख्त होना शुरू होती है, हार्ड होना शुरू होती है, और इस तरीके से बनती है जमीन। और एक और खास चीज, हमारी जो अर्थ के चारों तरफ की ये जो लेयर, जो जमीन बनी, ऐसा नहीं था कि ये पूरी की पूरी लेयर, ये पूरा गोल एक जमीन का टुकड़ा बना। जो भी जमीन बनी वो अलग अलग छोटे छोटे प्लेट्स या अलग अलग टुकड़ों से मिलके बनी थी। और ये भी जो प्लेट्स थी, ये जो जमीनों की जो प्लेट्स थी, ये भी 2 तरह की थी। सबसे पहले तो ऐसी प्लेट्स थी जो समंदर के नीचे की जमीन है, जिनको हम ओशियानिक प्लेट्स कहते हैं। और कुछ ऐसी जमीनें थी जिन जमीनों के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई वाली जमीनें थी, जो ठोस जमीनें थी, और उन जमीनों में कॉन्टिनेंट्स बने, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में ही तमाम तरह के कोई कॉन्टिनेंट हैं, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमें नजर आते हैं, जितने महाद्वीप हैं, वो इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में हैं। अब जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात हो रही, तो आपको एक और खास चीज बताता हूं। आज के वक्त में हम जैसी दुनिया देखते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, जब हमारी अर्थ बनी थी उस टाइम पे ये दुनिया इस तरह से नजर नहीं आती थी। ये जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, या फिर जितनी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ये सब एक साथ हुआ करती थी, और एक बहुत बड़ा लैंड मास था। इन लैंड मासेस का नाम दिया गया था पैंजिया या गोंडवाना लैंड। और जिस कॉन्टिनेंटल प्लेट में हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट भी इस पैंजिया का हिस्सा थी उस जमाने में। तो आप सोच कर देखिए कि हिंदुस्तान के जस्ट बगल में अफ्रीका था एक तरफ, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया था, तीसरी तरफ अंटार्कटिका था। मतलब अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एक जमाने में हमारे पड़ोसी थे, और पड़ोसी क्या, हम सब एक ही थे, हम सब एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। और उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है, हजारों लाखों सालों के दौरान होता यह है कि जितनी भी अलग अलग ये प्लेट्स थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स,
ये एक दूसरे से अलग होना शुरू होती हैं, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करती हैं और फिर शुरू होता है टकराव। कहीं कहीं पे जो लैंड की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये आपस में टकराती हैं, कहीं कहीं पे जो लैंड और जो ओशन की प्लेट है, समंदर के नीचे वाली जमीन, वो आपस में टकराती हैं और इस तरीके से टकराते रहे ये आपस में सारी प्लेट्स और अलग अलग होते रही ये जितने कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। और लाखों सालों के बाद ये दुनिया हमें इस तरीके से नजर आती है कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। और एक और खास चीज आपको बताता हूं, आज से लाखों सालों के बाद फिर से एक ऐसा वक्त आएगा जब ये सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स वापस से एक साथ हो जाएंगी और एक फिर से एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट बनेगा। लेकिन हाँ, ये चीज है कि उस वक्त तक आते आते हम इंसान जिंदा नहीं बचेंगे कि वो देखने के लिए, हम इंसान बहुत पहले ही खत्म हो चुके होंगे। तो अब सवाल उठता है कि जब एक ऐसा वक्त था कि जितने भी तमाम कॉन्टिनेंट्स थे ये सब एक प्लेट का हिस्सा थे, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, तो ऐसा क्या हुआ कि ये जितने भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये सब अलग होते चले गए? तो इसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ एक पिघला हुआ स्फेयर है, एक पिघला हुआ गोला है और इस पिघली हुई चीज के ऊपर सॉलिड प्लेट्स हैं। तो इन सॉलिड प्लेट्स किसी फिक्स चीज से जुड़ी नहीं हैं, इस वजह से तैर सकती हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। और दूसरी बात, हमारी अर्थ रहता है, इस वजह से जितनी भी प्लेट्स हैं इनमें फोर्स पड़ता है और इस वजह से प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती चली गईं। और ये जो प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती चली गईं और ये बहुत धीमा प्रोसेस होता है। जितनी तेजी से आपके हाथ के नाखून बढ़ते हैं या जितनी तेजी से आपके बाल बढ़ते हैं, कुछ इतनी ही तेजी से ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से अलग हुई या इतनी ही तेजी से कह लीजिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराईं। अब जब ये जो जमीन की जो प्लेट्स हैं ये आपस में टकराती हैं तो फिर क्या होता है? अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि प्लेट्स दो तरह की हैं, एक ओशियानिक प्लेट्स जो समंदर के नीचे हैं और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो समतल जमीन है जिसमें कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अब दो तरह की प्लेट्स हैं तो यहाँ टकराव भी दो तरह के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है। तो जैसे मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये पहली वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट इस तरफ जा रही है तो ये जोर लगा रही है इस तरफ। तो जब ये दोनों की दोनों प्लेट्स एक दूसरे से मिल जाएंगी तो ये जोर इसी तरीके से लगाती रहेगी ये प्लेट इसमें। अब जब जोर लगाएगी ये प्लेट और ज्यादा वक्त के साथ तो इसमें वेवी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फोल्ड्स बनना शुरू होंगे। जब आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो इस तरीके से फोल्ड बनते हैं। अब इसके बाद हजारों सालों तक ये फोल्ड बनते रहेंगे और जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता रहेगा ये प्लेट इस प्लेट में धंसती चली जाएगी, ये फोल्ड और बड़े होते चले जाएंगे। और फिर से जब वक्त आगे बढ़ेगा, हजारों साल, लाखों साल गुजर चुके होंगे तो ये फोल्ड और बड़े हो चुके होंगे और ये जो ऊपर की जो लेयर है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के ऊपर की लेयर, ये टूटना शुरू होगी और ये इसका जो मलबा है ये ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। तो इस तरीके से कुछ शेप बनने लगेंगे और ये क्योंकि वेव बन रही है तो इसी तरीके से जगह जगह पे ये प्लेट टूटने लगेगी और इस तरीके से ऊपर इसका मलबा जमा होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से लाखों साल यूं ही प्रोसेस चलता रहेगा, आहिस्ते आहिस्ते, धीमे धीमे। तो ये जो मलबा है ये बड़ा होता जाएगा और जगह जगह पे इस तरीके से पहाड़ बनने लग जाएंगे। तो इस तरीके से बनते हैं पहाड़। जिन पहाड़ों को हम देखते हैं इन पहाड़ों को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स इसलिए क्योंकि यहाँ ये माउंटेन्स बने फोल्ड होने से, ये जमीन फोल्ड हो रही है और ये मलबा ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो माउंटेन्स हैं फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालय है, हिमालय भी ऐसे ही बना था फोल्ड माउंटेन्स। जब हमारे हिंदुस्तान की कॉन्टिनेंटल प्लेट पैंजिया से निकली थी बाहर और टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, तो इस टकराव से ये हिमालयाज बने।
तो हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो इस तरीके से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और एक और खास चीज, जब फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं तो आप यहां ये नोटिस कर रहे होंगे कि सिर्फ एक साइड से पहाड़ नहीं बनते हैं, कई सारे पहाड़ बनते हैं। और ये तो हम साइड से देख रहे हैं, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा ऊपर से देखें तो हम ये पाएंगे कि पहले एक पहाड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से पहाड़ की एक लाइन है। इसी के थोड़ा सा दूर पहाड़ों की दूसरी लाइन होगी। इसी तरीके से पहाड़ों से इधर की तरफ फिर कोई और तीसरी लाइन होगी। तो इस तरीके से माउंटेन रेंजेस बनती हैं। जहां जहां फोल्ड बनेगा वहां वहां इस तरीके से पहाड़ बनेंगे और रेंजेस बनेगी। इस तरीके से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, मान लीजिए ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, और ये एक दूसरे से टच कर गई हैं और जोर डाल रही हैं एक दूसरे पे, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ये जो प्लेट्स हैं ये कमजोर हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, तो इनमें यहाँ पे टूट जाती हैं, इनमें क्रैक आ जाता है। और जब क्रैक आने के बाद, ऐसे क्रैक आ जाते हैं, और ऐसे क्रैक आने के बाद जब ये फोर्स बढ़ता रहता है तो वक्त के साथ ये जो क्रैक है, कहीं कहीं पे क्रैक ऊपर आ जाते हैं और कहीं कहीं पे ये जो जमीन जो क्रैक हो गई है ये नीचे की तरफ धंस जाती है। तो इस तरीके से कई बार इस तरीके से माउंटेन्स बनते हैं, और इस तरीके के माउंटेन्स को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट टूट रही है और एक ब्लॉक बन रहा है, जो ब्लॉक एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। और इनके टर्म्स क्या हैं, जब हम ब्लॉक माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे वहां पे इनके टर्म्स भी आएंगे। तो ये तो होता है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, जब फोल्ड बनते हुए पहाड़ बनते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन्स, और जब प्लेट्स टूटती हैं और कोई टुकड़ा ऊपर जाता है, कोई टुकड़ा नीचे जाता है, तो इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और अब डिस्कस करते हैं कि क्या होता है जब ओशियानिक प्लेट या जमीन, जो समंदर के नीचे की जमीन है, वो टकराती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो जैसे कि ये ओशियानिक प्लेट है, समंदर के नीचे की जमीन, और ये टकराती है किसी लैंड प्लेट से, मतलब कॉन्टिनेंटल लैंड से। तो ओशियानिक प्लेट जो होती है, समंदर के नीचे की जमीन, ये काफी कमजोर होती है और ये थोड़ा सा पतली लेयर होती है। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, जिसमें कॉन्टिनेंट है, ठोस समतल जमीन है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, मजबूत होती है और थोड़ी मोटी होती है। तो जब ये प्लेट टकराती है दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से और फोर्स लगता रहता है, वक्त के साथ ये इसमें धंसना शुरू होती है, तो होता ये है कि पहले तो यहाँ हल्के से फोल्ड बनने शुरू होते हैं इन दोनों जगहों पे। अब क्योंकि ये ओशियानिक प्लेट कमजोर है तो ये टूटना शुरू होती है और इस प्लेट को के अंदर धंसना शुरू होती है, इस प्लेट को तोड़ती हुई इसके नीचे की तरफ जाने लग जाती है। फिर वक्त आगे बढ़ता है, हजारों साल गुजरते हैं और ये प्लेट और ज्यादा इसमें धंसती चली जाती है, इसके नीचे की तरफ जाने लग जाती है। और जब ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट में नीचे इतना धंसने लग जाती है तो फिर यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है, और प्रेशर डेवलप होता है तो फिर जो लावा है, जो धरती के अंदर का जो लावा है, वो फोर्स बनाता है और एक प्रेशर के साथ निकलता है बाहर की तरफ। और इस तरीके से जब यहाँ पे फिर एक पहाड़ बनना शुरू होता है और ये लावा निकलता है, एक पहाड़ बन जाता है और ये लावा एक ज्वालामुखी बन के निकलता है, और इस तरीके से बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो माउंट किलिमंजारो है जैसे। और कई बार ये भी होता है कि ये जो ज्वालामुखी हैं, ये ज्वालामुखियों का जो लावा निकलता है, ये लावा आसपास का जैसे प्लेन एरिया है, तो ये लावा जैसे कई सारे ज्वालामुखी बन गए ऐसे इलाकों में, तो इन ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है वो आसपास के एरिया में जमा होता रहता है। और ये प्रोसेस फिर चलता है सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल, और ये लावा जमा होते होते इस एरिया को थोड़ा सा ऊंचा करते चले जाता है, और ये एरिया आसपास के एरिया से ऊंचा हो जाता है और एक फ्लैट लैंड बनने लग जाता है। ऐसे ही फ्लैट लैंड्स को कहा जाता है प्लेट्यूज, या फिर हिंदी में कहें तो जो पठारी मैदान होते हैं या पहाड़ी मैदान होते हैं,
इन्हें प्लेट्यूज कहा जाता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा हमारे अर्थ का जो अंदर का मूवमेंट है, जो हमारी मॉल्टन अर्थ है, मॉल्टन अर्थ के अंदर जो मैग्मा भरा है, मैग्मा सर्कुलर मोशन करता है। इस सर्कुलर मोशन की वजह से प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं या टकराती हैं। और जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो कई बार फोल्ड बनते हैं, और फोल्ड से पहाड़ बनते हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और इनकी रेंज बनती हैं। और कई बार वो प्लेट टूट जाती हैं और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अगर ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ओशियानिक प्लेट नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, और इन वॉल्केनिक माउंटेन्स के जो फ्लो है इनसे लावा निकलता है, और ये लावा इकट्ठा होता रहता है, ठंडा होता रहता है, और इस तरीके से हाई रेज्ड प्लेट्यूज बनते हैं, यानी कि समतल इलाके जो थोड़े से ऊंचे हैं। और क्योंकि ऐसे वॉल्केनोज के लावा जो होता है बहुत मिनरल रिच होता है, इस वजह से ये जो प्लेट्यूज होते हैं बहुत ज्यादा मिनरल रिच होते हैं। दुनिया में जितनी भी खदानें पाई जाती हैं ज्यादातर ऐसे प्लेट्यूज में पाई जाती हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चीज मैंने आपको बताई ये आप हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? इसका एग्जाम्पल देता हूं। अब जैसे मैंने बताया ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो अगर जैसे एंडीज माउंटेन्स हैं, एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका में समंदर की तरफ हैं, तो आप मैप देख के ये सोचेंगे कि यहाँ पे लैंड है एक तरफ, दूसरी तरफ पानी है, ओशन है, तो जरूर ये जो एंडीज माउंटेन्स हैं ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। ऐसा नहीं है, जो एंडीज माउंटेन्स हैं वो भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? जो इंडिया का डेक्कन एरिया है, जो डेक्कन एरिया है ये वॉल्केनिक लावा से बना है। तो आपको ये लगेगा कि डेक्कन एरिया वॉल्केनिक लावा से बना है, तो ये लावा कहीं आसपास के ज्वालामुखियों से आया होगा। तो आसपास जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स हैं या फिर ईस्टर्न घाट्स हैं, तो इनमें ज्वालामुखी होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो फिर डेक्कन प्लेट्यू में लावा कहाँ से आया? ये एंडीज जो पर्वत हैं ये फोल्ड माउंटेन्स कैसे हैं? ऐसा सब इसलिए है क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये दुनिया जो हम आज के वक्त में देखते हैं ये अभी बनी है। आज से लाखों साल पहले ये सब पैंजिया या गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। तो उस जमाने में भी वहां पे भी लावा फटते थे, वहां पे भी फोल्ड माउंटेन्स बनते थे। तो जो इंडिया का डेक्कन एरिया है ये तभी बन चुका था जब इंडिया पैंजिया से अलग हुआ था या फिर उसका हिस्सा था। जो एंडीज माउंटेन्स हैं ये तभी बन चुके थे जब साउथ अमेरिका उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा था या उस पैंजिया का हिस्सा था। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जगहें इंडिया में, दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक आने वाली एक अरावली रेंज है। अरावली रेंज फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये उसी जमाने में बन गए थे जब पैंजिया का हिस्सा था हमारा देश। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी ये जो अर्थ है हमें आज के वक्त में जिस तरीके से नजर आती है, चाहे कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में हो, चाहे नदियों के फॉर्म में हो, पहाड़ों के फॉर्म में हो, ये अर्थ यूं ही नहीं बनी है। लाखों करोड़ों सालों के प्रोसेस आहिस्ते आहिस्ते चलते आए तब जाके ये अर्थ बन पाई है कि यहाँ पे इतने वेरिएशंस हैं कि यहाँ लाइफ सर्वाइव कर सके, लाइफ इवॉल्व कर सके और लाइफ एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुंच सके। वो इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ जब मैं कहता हूं तो हम इंसानों की बात करता हूं, वो बात अलग है, हम इंसान कुछ भी इंटेलिजेंट जैसा करते नहीं हैं। तो खैर, अब जब ये इतना सब कुछ होने के बाद माउंटेन्स बने, प्लेट्यूज बने, उसके फिर अब माउंटेन्स बने तो धरती ऊपर उठना शुरू हुई और पहाड़ बनने शुरू हुए। और जब पहाड़ बने, ऊंचाई पे पहुंचे, तो पहाड़ों में सर्दी होना शुरू हुई, क्योंकि जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं ठंडक बढ़ती है। तो अब इन पहाड़ों पे बर्फ गिरना शुरू हुई, और जब बर्फ गिरती है और उसके ऊपर फिर से नई बर्फ गिरने लग जाती है और बर्फ की एक बहुत मोटी लेयर बनने लग जाती है, तो बर्फ बहुत भारी होती है। तो बर्फ कंप्रेस करती है, वो एक साथ इकट्ठा होती है और फिर एक नई चीज बनती है, वो एक बिल्कुल अलग सी चीज जिसे कहते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स बर्फ से बनते हैं पर वो बर्फ नहीं होते हैं, वो वाकई एक नायाब चीज होती है।
इन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग से या इन ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती हैं नदियां। दुनिया की ज़्यादातर नदियां, खासतौर पे जो प्लेन एरियाज में बहती हैं, वो सब इन ग्लेशियर्स के पिघलने से बहती हैं। और जब ये नदियां बहती हुई आती हैं उन पहाड़ों से, तो उन पहाड़ों से तमाम तरह की मिट्टी, पत्थर, मिनरल रिच चीज़ें नीचे प्लेन एरियाज में लाती हैं और यहाँ की ज़मीन में कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ जो हैं, इनमें कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ भर देती हैं इस मिट्टी में। वो मिट्टी तब जाके इस लायक होती है कि वहाँ पे खेती करी जा सके और उन नदियों के किनारे ही इंसानी सभ्यताएं या सिविलाइजेशंस फ्लरिश कर पाई। तब जाके हम समाज को या दुनिया को इस तरीके से देख पाए जिस तरीके से हम आज देख पाते हैं। और ये सब तमाम चीज़ें करने में करोड़ों अरबों साल का वक्त लगा है कि हमारी अर्थ में इतने वेरिएशंस बन पाए कि हमारी अर्थ में एक तरफ ऐसी जगहें हैं जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। हमारी अर्थ में एक तरफ ऐसे रेगिस्तान हैं और रेगिस्तान भी एक जैसे नहीं है, रेगिस्तान भी अलग अलग तरह के हैं। जंगल हैं, जंगल भी अलग अलग तरह के हैं। कोस्टल एरियाज हैं, तमाम तरह की नदियां हैं, समंदर हैं जहां पे अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। कई सारे लाइफ फॉर्म्स तो ऐसे हैं जो हम इंसान आज तक नहीं जानते। हम आज भी नए नए लाइफ फॉर्म्स देखते हैं और लिखते हैं कि हाँ यार, ये भी एक तरह का जानवर है, ये भी एक नया तरह का पंछी है। और एक और चीज़ आपको बताऊं, हम इंसान आज भी हमारी अर्थ के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। हमारे अर्थ के जो समंदर हैं, हमारे समंदरों को हम मैप नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। और समंदरों के नीचे किस तरीके के कैवर्न्स हैं, या हमारी अर्थ के जो पोल्स हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में शायद कोई कैविटीज़ हों, अंदर और कौन कौन सी गुफाएं हों, हम आज भी हमारी अर्थ के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। और एक और खास चीज़, हमारी अर्थ जो है, जैसे कि किसी भी बड़े खेत में, किसी बहुत बड़ी ज़मीन में कुछ ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो इसी तरीके से जैसे कोई भी गैलेक्सी होती है, तो गैलेक्सी में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो प्रॉपर स्पेशल गैलेक्टिक जोन्स में आते हैं कि उन इलाकों में बहुत अच्छी कंडीशंस हैं कि वहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे वेरिएशंस हो सकते हैं, तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स पैदा हो सकते हैं, जी सकते हैं। तो हमारी अर्थ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के उस गैलेक्टिक जोन में आती है। तो हमारी अर्थ में इतने तरह के वेरिएशंस और इतनी खूबसूरत अर्थ बन पाती है। तो हमारी अर्थ हमारे लिए तो यूजफुल है ही, क्योंकि हम रह पाते हैं इस अर्थ में। लेकिन हमारी अर्थ में एक और खास चीज़, हमेशा से सैकड़ों सालों से यूएफओज नज़र आते रहे कि किसी और प्लैनेट के या किसी और गैलेक्सी के लोग आते जाते रहे हमारे अर्थ में, और आज भी नज़र आते हैं अलग अलग यूएफओज। तो हम नहीं जानते कि वो जो दूसरे प्लैनेट के लोग हैं या दूसरे गैलेक्सीज के लोग हैं, वो हमारी अर्थ से उनको क्या फ़ायदा मिलता है, या हमारी अर्थ से उनको क्या ज़रूरतें उनकी पूरी होती हैं। तो हमारी अर्थ सिर्फ हमारे लिए कीमती नहीं है, हमारी अर्थ ना जाने किन किन लोगों के लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकती हैं, तभी वो लोग यहाँ आते हैं। तो हम इंसान आज भी नहीं जानते हैं, और ख़ास तौर पे हम लोग तो आम आदमी हैं। हम आम आदमियों के लिहाज से तो कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हो कुछ लोग, तो शायद वो सरकारों में बैठने वाले लोग हों, वो आम लोगों को शायद इस तरीके से बताएंगे नहीं कभी। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में, जो कि बेसिक तौर पे हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। इसके बाद हम जानेंगे फोर्सेस ऑन अर्थ के बारे में कि ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बनते कैसे हैं। और इन फोर्सेस में दो तरह की फोर्सेस होती हैं, इंटरनल फोर्सेस, वो जो मैंने बताया अर्थ के अंदर जो सर्कुलर मूवमेंट चलता है लावा का, और एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जो इरोजन और डिपोजिशन है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे माउंटेन्स के बारे में कि पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ कौन कौन से अलग अलग तरह के होते हैं, और इसमें हम डिस्कस करेंगे फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में। इसके बाद हम प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे लाइफ ऑन वेरियस लैंडफॉर्म्स की, अलग अलग लैंडफॉर्म्स में जो लोग जीते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या फर्क होता है। और फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड कंजर्वेशन की, यानी कि किस तरीके से हम इंसान
तमाम तरह के लैंड फॉर्म्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और किस तरीके से हमें कंजर्वेशन की कोशिश करनी है, यानी कि उन्हें बचा के संभाल के रखने की कोशिश करनी है। तो हमारा पहला टॉपिक है सरफेस ऑफ अर्थ। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। द अर्थ हैज इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। हमारे अर्थ की सरफेस या हमारे अर्थ की जो सतह है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, और हमारे अर्थ में इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं। तो अभी ये चीज देखते ही आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अभी हमने ये डिस्कस किया कि लैंड फॉर्म्स 3 तरह के होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, यानी कि पहाड़, पठारी इलाके और जो समतल इलाके हैं। तो ये फिर इनफाइनाइट या अनगिनत वैरायटी का क्या मतलब है? तो इनफाइनाइट यहाँ ये दिखाने के लिए लिखा गया है कि पहाड़ एक तरीके के नहीं है। फोल्ड माउंटेन्स की भी अगर आप बात करें तो सारे फोल्ड माउंटेन्स एक जैसे नहीं हैं। अरावली रेंज भी फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालय भी फोल्ड माउंटेन्स है, लेकिन कितना ज्यादा फर्क है। तो अर्थ में अनगिनत तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, हर जगह एक दूसरे से अलग है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। लिथोस्फीयर ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूं। लिथोस का मतलब होता है पत्थर और स्फीयर का मतलब होता है एक गोल सी चीज। तो लिथोस्फीयर यानी कि हमारी अर्थ जो गोल है, हमारी अर्थ के चारों तरफ वाली जो जमीन का जो पार्ट है जहां पे पत्थर पाए जाते हैं, तो उस चारों तरफ की लेयर को, जो सबसे बाहर की लेयर है, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। तो हमारे जो लिथोस्फीयर है यानी कि ये जमीन जिस पे हम खड़े हैं, ये कहीं कहीं पे रग्ड है और कहीं कहीं पे फ्लैट है। फ्लैट यानी कि समतल है और रग्ड का मतलब ऊबड़ खाबड़। अब जैसे पहाड़ हैं तो ये इन्हें रग्ड एरियाज में कहा जाएगा। These landforms are the result of 2 processes। और ये जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं ये इस चीज का रिजल्ट है कि हमारे अर्थ में 2 प्रोसेसेस हमेशा चलते रहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं। द इंटरनल प्रोसेस विद इन द अर्थ विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ लैंड सरफेस। हमारे अर्थ के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं जिनकी वजह से हमारे अर्थ का जो लैंड है उसमें मूवमेंट होता है, यानी कि वही चीज की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या ओशियानिक प्लेट्स हैं वो हिलती हैं, मूव करती हैं। और ये इंटरनल प्रोसेस क्या है, ये चीज ये ब्रैकेट में जो आपको मैंने लिखवाया है ये आपके बुक में नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखाया है कि हमारे अर्थ या का सरफेस या फिर जो लिथोस्फीयर है ये कई सारी अलग अलग प्लेट्स से मिलके बना है। और हमारे अर्थ के इंटीरियर में हॉट मैग्मा है, गर्म लावा है, जो हमेशा राइजेस एंड सिंक्स, ऊपर जाता है, ठंडा होने के बाद फिर से नीचे आता है। इसकी वजह से प्लेट्स का मूवमेंट होता है और इसकी वजह से प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और फिर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, ये सब अलग अलग चीजें बनती हैं। इट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। और इन इंटरनल प्रोसेस की वजह से हमारी अर्थ कहीं पे अपलिफ्ट होती है, कुछ हिस्से ऊपर आ जाते हैं, कुछ हिस्से सिंक कर जाते हैं, यानी कि कुछ हिस्से नीचे दब जाते हैं। और एक और खास चीज, जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं ये ग्राउंड अभी भी चल रहा है, बहुत कम तेजी से चल रहा है, आपको महसूस नहीं होगा लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान की जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है अभी भी। एक साल में शायद 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, लेकिन अभी भी ये प्लेट चल रही है आहिस्ते आहिस्ते। और जो हिमालय हमें नजर आते हैं, क्योंकि ये प्लेट एक दूसरे से अभी भी यूरेशियन प्लेट में हमारे हिंदुस्तान की प्लेट धंस रही है, तो आज भी हर साल हिमालय कुछ सेंटीमीटर और ऊंचा हो जाता है। नजर नहीं आता इस तरीके से, लेकिन ये मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। और दूसरा प्रोसेस जो है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। The external process, which is the continuous wearing down and rebuilding of land surface. The wearing down of earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes, erosion and deposition, are carried out by running water, ice and wind. तो कहीं पे भी किसी भी जमीन में पानी बहता हुआ आता है तो आप नोटिस करते होंगे पानी अपने साथ मिट्टी बहा ले जाता है और वो पानी कहीं ना कहीं उस मिट्टी को जरूर जमा कर देगा। अब कहीं पे जोर से हवा चलती है तो हवा भी मिट्टी को कहीं से उड़ा ले जाएगी और जहां पे भी हवा थोड़ा सा धीमे होगी वहां पे वो मिट्टी को दबा देगी या मिट्टी इकट्ठा होने लग जाएगी।
तो इस तरीके से जो बहता हुआ पानी है या फिर जो हवा है या फिर जो बर्फ है, पहाड़ों में जब बर्फ पड़ती है और जब बर्फ नीचे आती है तो अपने साथ पत्थरों को ले आती है और नीचे एक जगह जमा कर देती है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्या करती हैं, ये जहां पे भी हवा, पानी या फिर बर्फ बहेंगे, यहां पे करती हैं इरोजन। इरोजन का मतलब है ये अपने साथ मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये उड़ा ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं, और इस चीज को कहते हैं वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का घिसना। और ये प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि हवा हमेशा बहती रहती है, बारिश हमेशा होगी, पानी हमेशा बहता रहेगा। तो ये जो कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन होता है, यानी फिर लगातार अर्थ एक तरफ से घिसते रहती है, और ये जितनी भी मिट्टी, पत्थर, कंकड़ कहीं पे भी ये चीजें ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जमा भी करते हैं। तो लगातार अर्थ एक तरफ घिसते भी रहती है और दूसरी तरफ रीबिल्ड भी होते रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जमा होती हैं, वहां पे वो चीज बढ़ते जाती है। तो ये जो प्रोसेस है दोनों कि मिट्टी का घिसना और कहीं पे जमा होना, इन प्रोसेसेस को कहते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी कि मिट्टी उड़ा के ले गई हवा और कहीं पे डिपॉजिट कर दिया, और इसकी वजह से कहीं पे जमीन घिसती है और कहीं पे रीबिल्ड हो जाती है। तो इस वजह से ये प्रोसेस इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, क्योंकि ये हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, हमारे अर्थ के अंदर नहीं चल रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी कि जमीन कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स या कौन कौन से अलग अलग रूप लेती है। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope. तो elevation का मतलब होता है ऊंचाई, कि किस जगह में कितनी ऊंचाई है, कोई चीज कितनी ऊंची है, और slope का मतलब होता है ढलान। तो किसी भी जगह में जमीन की ऊंचाई कितनी है और ढलान कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि उस लैंडफॉर्म को हम क्या बुलाते हैं। जहां पे जमीन बहुत ज्यादा ऊंची होती है और यूं ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं बहुत ऊंची फिर नीची, ऐसी चीजों को हम बुलाते हैं माउंटेन्स या पहाड़। प्लेट्यूज हम उन जगहों को कहते हैं जहां पे जमीन नॉर्मल प्लेन इलाकों से थोड़ा सा ऊंची होती है और फिर नीचे कोई स्लोप आता है। तो ऐसे समतल इलाके जो नॉर्मल जमीन से ऊपर उठे हैं, ऐसी जगहों को हम कहते हैं प्लेट्यूज या पठारी इलाके। और प्लेन्स यानी कि समतल इलाके, जो समतल इलाके मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मल जो प्लेन जमीन है, इन्हें कहते हैं प्लेन्स। तो अब जरा डेफिनेशन देखते हैं माउंटेन्स की। अ माउंटेन इज यानी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। नेचुरल एलिवेशन यानी कि प्रकृति ने बनाया है, एलिवेशन यानी कि जमीन ऊपर उठी हुई है। तो कहीं पे भी अर्थ सरफेस अगर प्राकृतिक तौर पे या नेचुरली एलिवेटेड है या फिर ऊपर उठी है, उससे कहेंगे पहाड़। और पहाड़ सिर्फ नॉर्मल इस समतल जमीनों पे नहीं होते हैं, पहाड़ ओशन फ्लोर्स में भी होते हैं। समंदर के नीचे भी पहाड़ हैं, क्योंकि समंदर में भी, समंदर के नीचे की जमीन भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, वो भी टकराती हैं, वहां पे भी पहाड़ बनते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल हाईएस्ट ऑन लैंड एंड माउंट किया हवाई हाईएस्ट इन पैसिफिक ओशन। तो अगर जमीन में देखा जाए तो सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो ये माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है जमीन में। और माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट किया। लेकिन माउंट किया को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं कहा जाता, क्योंकि माउंट किया आधा समंदर के नीचे है और आधा जमीन में है। तो इस वजह से अगर आप जमीन से देखो तो माउंट किया, क्योंकि हमें सिर्फ आधा नजर आ रहा है, तो इस वजह से उसे हाईएस्ट का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ग्राउंड से, जो उसका बेस है, वहां से अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पैसिफिक ओशन में है। और ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई, वहां पे है माउंट किया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि पहाड़ जमीन में भी हो सकते हैं और समंदर में भी हो सकते हैं।
और ये पहाड़ कैसे बनते हैं आपको आइडिया है? दोबारा से एक बार बता देता हूं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, या यही जमीनों की प्लेट्स को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कह देते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो जो अपर लेयर है क्रस्ट की, ये ऊपर उठना शुरू होती है और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और लाखों सालों के दौरान, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के दौरान ऐसी माउंटेन रेंजेस बनती हैं, पहाड़ बनते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो क्रस्ट, जब ये लेयर्स एक दूसरे से टकराती हैं तो क्रस्ट लेयर टूटती है, और क्रस्ट लेयर जब टूटती है तो कुछ हिस्से अपने आप ऊपर चले जाते हैं और कुछ हिस्से अपने आप नीचे चले जाते हैं, तो इससे भी पहाड़ बनते हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं और वो ब्लॉक माउंटेन्स। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। द माउंटेन्स may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than clouds. तो माउंटेन्स ये वैरी करते हैं, यानी कि ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। कई माउंटेन्स की हाइट बहुत कम होती है, कुछ की ज़्यादा, इनका शेप अलग अलग होता है, तो सारे माउंटेन्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ माउंटेन्स का जो समिट है, समिट का मतलब होता है किसी भी माउंटेन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो उनका टॉप है, जो पीक है। तो कई माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनका टॉप बहुत छोटा होता है, जैसे कि कई सारे माउंटेन्स होते हैं इनका जो टॉप है बहुत छोटा सा होगा, ऊपर ज़मीन कम है। कई माउंटेन्स ऐसे होंगे जिनका जो टॉप है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, तो ऊपर ज़मीन है। कई सारे माउंटेन्स ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होते हैं। तो अलग अलग तरह के इनका जो समिट है, समिट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, और समिट ये जो वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड सिर्फ पहाड़ों के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, ये किसी भी सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, रणवीर सिंह इज एट द समिट ऑफ हिज करियर, यानी कि रणवीर सिंह अपने करियर के अभी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हैं। तो समिट ये जो वर्ड है इस तरीके से भी यूज हो सकता है कहीं पे। तो खैर, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनका समिट स्मॉल होता है और बेस ब्रॉड होता है। ब्रॉड यानी कि काफी चौड़ा बेस हो सकता है। और ये जो माउंटेन्स हैं अपने आसपास के सराउंडिंग एरियाज से काफी ऊंचे होते हैं, और कुछ माउंटेन्स इतने ऊंचे होते हैं कि ये क्लाउड से भी हायर होते हैं। कई सारे पहाड़ ऐसे हैं जिन पे अगर आप चढ़ जाइए तो आपको बादल नीचे दिखाई देंगे, बादल नीचे से ऊपर आते हुए आपको नजर आएंगे। As you go higher, the climate becomes colder. In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice called glaciers. और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं, जो क्लाइमेट या जलवायु है वो कोल्डर होता जाता है, ठंडा होता जाता है। इस वजह से पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है, और कई पहाड़ों में जब पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं उन पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है, और जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पहाड़ होते हैं वहाँ हमेशा इतनी ज़्यादा ठंडक रहती है कि वहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है और हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। तो जब हमेशा बर्फ़ रहती है तो वहाँ बर्फ़ की लेयर्स हमेशा बरकरार रहती हैं और नई बर्फ़ ऐड होते रहती है। तो वो बर्फ़ के भार से फिर कंप्रेस होकर नई चीज़ बनती है जिन्हें कहते हैं ग्लेशियर्स, और ये बहुत ही ऊंचाई वाले पहाड़ों में होता है। और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से फिर नदियाँ बनती हैं। अब जैसे कि जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ में ऐसे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से गंगा, यमुना ऐसी नदियां बहती हैं, और यही नदियां फिर नीचे प्लेन एरियाज में आती हैं और हमारी सिविलाइजेशन को बरकरार रखती हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। हार्श क्लाइमेट यानी कि काफी कठोर जलवायु, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, इतनी ज़्यादा ठंडक है, बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं बहुत हार्श क्लाइमेट। तो पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, इस वजह से बहुत कम लोग रहते हैं इन पहाड़ी इलाकों में। और इसके बाद जो स्लोप्स हैं, जो ढलाने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, यानी कि बहुत ज़्यादा कह लीजिए अचानक से बहुत ज़्यादा तीव्र ढलान, जिसको हिंदी का टर्म कहेंगे। तो स्लोप्स बहुत ज़्यादा स्टीप हैं, बहुत अचानक से ढलान आ जाती है, इस वजह से बहुत कम ज़मीन मिलती है फार्मिंग के लिए। अब जैसे कि पहाड़ है, इस पहाड़ में आपको ज़मीन अगर खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, तो आपको प्लेन एरिया कहीं ना कहीं चाहिए होगा। तो थोड़ा बहुत ही प्लेन एरिया आपको बीच बीच में कहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा एरिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी तेज़ी से स्लोप बढ़ता है कि आप वहाँ फार्मिंग कर ही नहीं सकते। Mountains may be arranged in a line known as range.
Many mountain systems consist of series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं। जो माउंटेन्स है और खास तौर पे ये जो चीज है ये फोल्ड माउंटेन्स के साथ ज्यादा होता है कि जब एक लेयर दूसरी लेयर से टकराती तो ऐसे फोल्ड बनते हैं, तो बनते बनते फिर ऐसे माउंटेन्स की रेंजेस बनती हैं कि अलग अलग रेंज बन रही हैं। वही चीज कही गई है कि कई सारे ऐसे माउंटेन सिस्टम्स हैं जिसमें पैरेलल रेंजेस होती हैं। ये एक रेंज इसी के पैरेलल दूसरी रेंज, पैरेलल रेंजेस बनती हैं और ये पैरेलल रेंजेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स चलती हैं। अब जैसे आप हिमालय का एग्जांपल ले लीजिए, हिमालय शुरू होते हैं जम्मू कश्मीर के एक कोने से, इनफैक्ट उससे भी आगे से शुरू होते हैं और एक्सटेंड होते हुए जाते हैं अरुणाचल तक। पूरा इंडिया, नेपाल, पूरा भूटान कवर करते, इतना लंबा स्ट्रेच कवर करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप एल्प्स माउंटेन्स की बात करें, एल्प्स माउंटेन्स जो हैं ये इटली के ऊपर वाला जितना एरिया है वहां कवर करते हैं। जो एंडीज माउंटेन्स है साउथ अमेरिका में, ये माउंटेन सीरीज शुरू होती है और ऑलमोस्ट पूरे साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स चलते हैं। तो ये सब माउंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स चलते हैं, इतने लंबे रेंजेस होते हैं इनके। तो हिमालयाज एशिया के पहाड़ हैं, पहाड़ों की रेंज। एल्प्स यूरोप में पाए जाते हैं और जो एंडीज हैं, एंडीज माउंटेन रेंज, ये साउथ अमेरिका में है। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ कितने तरह के होते हैं। तो पहाड़ बेसिकली 3 तरह के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो शुरुआत करते हैं फोल्ड माउंटेन्स के साथ। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। तो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं और जो एल्प्स माउंटेन्स हैं, ये इन्हें कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब ये जो टर्म है, एक तरफ तो फोल्ड माउंटेन्स है कि ये जब दोनों प्लेट्स टकराई तो फोल्ड बने, उनसे बने। ये यंग का मतलब ये है कि ये अगर आप लाखों सालों के इतिहास में देखें तो ये हिमालयाज और एल्प्स बहुत ज्यादा पहले नहीं बने थे। इनफैक्ट जो हिमालयाज हैं ये तब बने थे जब हमारा हिंदुस्तान की प्लेट पैंजिया से बाहर हट गई थी और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इस वजह से जो हिमालयाज बने ये काफी यंग हैं। और ऐसे भी पहाड़ हैं हमारे देश में जैसे कि अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस को ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है पूरे दुनिया में। ये भी फोल्ड माउंटेन्स है लेकिन इनको ओल्ड कहा जाता है, पुराने, क्योंकि अरावली रेंज तब बनी थी जब हमारा हिंदुस्तान पैंजिया का हिस्सा था, हिमालय तब बना भी नहीं था। इस वजह से जो ऐसे रेंजेस हैं जो पैंजिया के टाइम पे बने थे इन्हें कहा जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। जैसे अरावली रेंज जो दिल्ली से शुरू होती है, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है, ये अरावली रेंज इनफैक्ट ये हिंदुस्तान के पूरे दुनिया में सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। जो बहुत ही ज्यादा पहले बने वो ओल्ड फोल्ड, और जो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा बाद में बने इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स। दिस रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब जो अरावली रेंज है, सोचिए उस जमाने में बनी थी जब हिंदुस्तान पैंजिया का हिस्सा था। उसके बाद हिंदुस्तान की प्लेट आई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, लाखों साल गुजर गए, तो इस दौरान ये रेंज बहुत ही ज्यादा worn डाउन हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा घिस गई, क्योंकि हवा पानी हमेशा चलता रहेगा, कोई चीज हमेशा घिसती रहती है, तो ये जितने पुराने हैं उतना ज्यादा घिसेंगे। तो इरोजन की वजह से ये जो रेंज है, अरावली रेंज, बहुत ज्यादा घिस चुकी है। The Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन रेंज है अपलेचियंस और रशिया में एक माउंटेन रेंज है यूरल माउंटेन्स। ये भी काफी ज्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये भी बहुत वक्त पहले बने थे और क्योंकि इतने पहले बने थे तो इतना ज्यादा घिस गए हैं, इतना ज्यादा हवा पानी की वजह से कि उनमें राउंडेड फीचर्स आ गए हैं, यानी कि थोड़ा सा घुमावदार हो गए और इनका एलिवेशन कम हो गया, यानी कि इनकी हाइट कम हो गई है, क्योंकि वहां से नदियां इतनी मिट्टी बहा चुकी हैं कि उनकी हाइट कम होती जा रही है, इतनी हवा बह चुकी है कि जो
पॉइंटेड हुआ करते थे अब वो राउंड हुए जा रहे हैं। अब है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ओवर टाइम इरोजन मेक्स देम स्मूथ। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है और जब ये फोर्स बढ़ता है ये प्लेट्स टूट जाती हैं और ये टूटा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये हिस्सा ऊपर चला गया, ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे चला गया। इस तरीके से बनते हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स। और ये यही चीज कही गई है कि ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड, पहले ये टूट गया और फिर डिस्प्लेस हुआ, कुछ ऊपर की तरफ चला गया वर्टिकली यानी कि ऊपर, कुछ नीचे। और अब ये जो ब्लॉक माउंटेन बना इसमें हवा पानी की वजह से ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा वक्त के साथ। यही चीज कही गई कि ओवर टाइम इरोजन मेक्स देम स्मूथ, ये थोड़े से स्मूथ फीचर्स हो जाएंगे, ये इतना ज्यादा पॉइंटेड या कोनिकल नहीं रह जाएंगे। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होर्स एंड लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन। तो जो ऊपर चले जाते हैं ब्लॉक्स इनको कहा जाता है होर्स्ट्स, और जो ब्लॉक्स नीचे की तरफ चले जाते हैं इनको कहा जाता है ग्रेबन। द राइन वैली एंड वोस्गिस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। तो राइन वैली और वोस्गिस माउंटेन यूरोप में ये पाए जाते हैं, ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन सिस्टम्स का। अब अगले तरह के माउंटेन्स हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। द वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। कई जगहों पे जहां ज्वालामुखी बनते हैं, इन ज्वालामुखियों की वजह से बन जाते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। तो अफ्रीका में एक माउंटेन है माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंटेन है माउंट फुजियामा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स के कि ज्वालामुखी फटने की वजह से, निकलने की वजह से ये माउंटेन्स बने। अब हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अब डिस्कस करते हैं प्लेट्यूज के बारे में। A plateau is an elevated flatland. It is flat-topped tableland standing above the surrounding area. तो प्लेट्यू एक क्या होता है? बेसिकली एलिवेटेड फ्लैटलैंड, समतल इलाका जो ऊंचाई पे है। और प्लेट्यू कैसे बनते हैं ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। प्लेट्स जब टकराती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेट्स टकराती हैं, ब्लॉक ऊपर चढ़ गया तो ये माउंटेन भी बन सकता है और प्लेट्यूज भी बन जाते हैं कई बार। और इसके अलावा प्लेट्यू बनने का एक और तरीका ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब वोल्केनोज फटते हैं तो इन वोल्केनोज का लावा इकट्ठा होता रहता है, तो आसपास की जगहों पे ऐसी लेयर्स बनती चली जाती हैं इन लावा की, और वक्त के साथ ये लेयर काफी ऊंची हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। तो प्लेट्यूज ऐसे भी बनते हैं और ऐसे भी बनते हैं। तो प्लेट्यू क्या है? एक एलिवेटेड फ्लैटलैंड, ऊंचाई पे समतल इलाका, ऊंचाई पे समतल इलाका, ये सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। और प्लेट्यू में हो सकता है कि एक या उससे ज्यादा साइड में स्टीप स्लोप्स हो, यानी कि काफी ज्यादा ढलान हो एक तरफ, ये काफी स्टीप हो सकता है। द हाइट ऑफ अ प्लेट्यू वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। तो किसी भी प्लेट्यू या पठारी इलाके की जो ऊंचाई है, क्या पता कुछ सैकड़ों किलोमीटर्स में हो, कि क्या पता 200 मीटर ऊंचाई है, एंड क्या पता 1000 मीटर्स से भी ऊपर हो, कि 2000 मीटर की ऊंचाई है। ऐसा पूरी अर्थ में कहीं पे अलग अलग तरह के प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो जो प्लेट्यू होते हैं ये भी पहाड़ों की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं। जो प्लेट्यूज बहुत पहले बने हैं, यानी कि जब पैंजिया का टाइम था, उन प्लेट्यूज को हम ओल्ड बुला सकते हैं, और जो कंपैरेटिवली बाद में बने हैं उन प्लेट्यूज को हम यंग बुला सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा भी पुराने नहीं हैं। जैसे कि जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है, ये काफी ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में गिना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से, क्योंकि ये तब बना था जब हिंदुस्तान की प्लेट पैंजिया का हिस्सा थी। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, Tanzania and Uganda and the western plateaus of Australia are other examples. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meters above mean sea level. कुछ और प्लेट्यूज के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि अफ्रीका में कीनिया एक देश है, थोड़ा सा ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ, तंजानिया और युगांडा, इन पूरे इलाकों में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से एक वेस्टर्न प्लेट्यू है, ये भी ऐसे प्लेट्यूज का एग्जाम्पल्स हैं और ये भी काफी ओल्ड प्लेट्यूज हैं। और इसके बाद जो तिब्बत का इलाका है,
ये भी एक तरीके का प्लेट्यू ही है और ये दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है। तिब्बत में रेगिस्तान भी है और पहाड़ भी हैं और प्लेट्यू है वो एरिया और उसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर ऊंचाई पे है वो। Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. As a result, many of the mining areas in the world are located in plateau areas. और ये जो प्लेट्यूज या पठारी इलाके हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि ज्यादातर प्लेट्यूज ऐसे लावा के जमा होने से और डिपॉजिट होने से बनते हैं। इस वजह से इनमें मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इसी वजह से दुनिया में जितने भी माइनिंग एरियाज हैं, जिन एरियाज से हम खदानें जहां होती हैं उन एरियाज से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे लोहे की खदानें हैं, कोयले की खदानें, जहां जहां माइनिंग एरियाज हैं वो ज्यादातर इलाके ऐसे प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस तरीके से जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वहां पे बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं खदानें सोने की और डायमंड की और वहां माइनिंग होती है अफ्रीकन प्लेट्यू में। इसी तरीके से और हमारे देश में जितना भी लोहा, कोयला या मैंगनीज, ऐसे भी जितनी तमाम तरह की चीजें हम खदानों से निकालते हैं ये सब खदानें ऐसे ही प्लेट्यूज में पाई जाती हैं और खास तौर पे सबसे बड़ा डिपॉजिट है छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये प्लेट्यू झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस पूरे बेल्ट के आसपास के इलाके का है। The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation। और ये जो लावा प्लेट्यूज हैं जो इन लावा के डिपॉजिट से बने हैं ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में, क्योंकि लावा सूखने के बाद ये ब्लैक सॉइल बनती है और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं और कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये ब्लैक सॉइल ही है जहां कॉटन या कपास का पौधा सबसे अच्छे से उग पाता है। Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists। कई सारे ऐसे प्लेट्यूज हैं जहां बहुत सीनिक स्पॉट्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कह लीजिए नेचुरल ब्यूटी है, देखने लायक जगहें हैं और इस वजह से ये बहुत ज्यादा ग्रेट अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं जितने भी टूरिस्ट या पर्यटक हैं। There may be several waterfalls as the rivers fall from great height। In India, the Hundru Falls in Chota Nagpur Plateau on the rivers Subarnalekha and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfalls। अब ये जो प्लेट्यूज होते हैं क्योंकि काफी ऊंची हुई जगह है और फिर ये नीचे ढलान आती है, तो जब भी कोई नदी आती है तो नदी काफी ज्यादा हाइट से गिरती है। इस वजह से जितने भी प्लेट्यूज हैं यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स या झरने पाए जाते हैं। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में नदी बहते हुए आती है जिस नदी का नाम है सुबर्णलेखा और ये जब इतनी ऊंचाई से गिरती है तो उन झरनों को कहा जाता है हुंद्रू फॉल्स। इसी तरीके से कर्नाटक में जोग फॉल्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अभी तक हमने माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बारे में डिस्कशन किया, अब है प्लेन्स। Plains are large stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level. Some plains are extremely level, others may be slightly rolling and undulating। तो प्लेन्स या समतल इलाकों का मतलब होता है लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, यानी कि बहुत बड़े इलाके में फैले हुए फ्लैट लैंड, समतल इलाके। और ये अगर इनकी ऊंचाई देखी जाए, क्योंकि हम किसी भी जगह की ऊंचाई देखते हैं समंदर के लेवल से, तो जो मीन सी लेवल है समंदर के लेवल से अगर इनकी ऊंचाई देखी जाए तो प्लेन्स की ऊंचाई 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती है आम तौर पे। और कई सारे प्लेन्स जो हैं वो बिल्कुल लेवल होते हैं, बिल्कुल समतल। कुछ ऐसे प्लेन्स हो सकते हैं जो थोड़े से रोलिंग या अनड्यूलेटिंग हैं। इसका मतलब है थोड़े से लहरदार, हल्के से ऊपर नीचे लहरें, जहां जैसे लहरें होती है ऐसे अनड्यूलेटिंग। अब देखते हैं कि ये प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। Most of the plains are formed by rivers and their tributaries। The rivers flow down the slopes of mountains and erode them। They carry forward the eroded material, then they deposit their load consisting of stone, sand and silt along their courses in their valleys। It is from these deposits that plains are formed। तो plains कैसे बनते हैं? पहाड़ों से जो नदियां हैं वो पहाड़ों से बहती हुई आती हैं, पहाड़ों के स्लोप से, और इस दौरान वो नदियां अपने साथ तमाम तरह की चीजें लेकर आती हैं जिन चीजों को उनका लोड कहा जा सकता है। और इन चीजों में क्या होते हैं, जो छोटे बड़े पत्थर होते हैं, जो रेत होती है, जो सिल्ट यानी कि जो मिट्टी होती है,
पत्थरों को काटती हुई वो नदियां आती हैं और ये सब तमाम चीजें लेकर आती हैं। और इन नदियों में जब फिर ये नदियां प्लेन के एरियाज में आती हैं, इनकी स्पीड या बहाव कम होता है, तो फिर अपने वैलीज में या अपने वादियों में ये इन चीजों को डिपॉजिट करने लग जाती हैं, ये चीजें जमा होने लग जाती हैं और इस तरीके से ये प्लेन एरियाज बनते चले जाते हैं। अब जैसे पहाड़ बनते हैं तो इन पहाड़ों के अब ये क्योंकि ऊपर नीचे होती है जमीन, तो नीचे काफी ज्यादा ढलान हो जाती है। तो अब ये पहाड़ों से जो नदियां आती हैं, ये नदियां अपनी ये सब जितना भी लोड है जमा करते हुए जाती हैं, तो ये प्लेन्स इस तरीके से समतल होते चले जाते हैं और इन नदियों के ऐसे लोड से ये प्लेन्स बनते हैं, ये समतल इलाके। और ये लाखों सालों का प्रोसेस है जो हमें आज के टाइम पे नजर आता है। Generally, plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Some of the largest plains made by rivers are found in Asia and North America. In Asia, these plains are found by Ganga and Brahmaputra and Yangtze in China. और ये जो प्लेन के एरियाज होते हैं, ये प्लेन्स जनरली बहुत फर्टाइल होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ये नदियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी लेकर आती हैं और यहाँ जमा करती हैं। और इन प्लेन के एरियाज की अच्छी बात एक और है कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ये बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि समतल इलाके हैं तो आप आराम से यहाँ रोड बना सकते हैं, यहाँ आप रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। पहाड़ों में ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। और इस तरीके से जो दुनिया के जो सबसे लार्जेस्ट प्लेन्स है, जो सबसे बड़े बड़े जो समतल इलाके हैं, वो ऐसी ही नदियों ने बनाए हैं। अब जैसे कि एशिया की अगर आप बात करें तो एशिया में गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदी, ये बहुत बड़े बड़े प्लेन्स बनाती हैं। और चाइना की एक नदी है यांगजे, ये भी ऐसी बहुत बड़े प्लेन्स बनाती है। तो एशिया के ऐसे बड़े प्लेन्स इन नदियों ने बनाए हैं। Plains are most useful areas of human habitation. These plains are very thickly populated regions of the world. There is great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for agriculture और cultivation. और ये जो प्लेन एरियाज हैं, जो समतल इलाके हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, हैबिटेशन जहाँ पे लोग बस जाते हैं। तो प्लेन एरियाज में लोग सबसे ज़्यादा बसते हैं। और अगर आप दुनिया में देखें तो ऐसे प्लेन एरियाज में ही सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन प्लेन एरियाज में रहती हैं। और ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल है, यानी कि लोग सबसे ज़्यादा यहाँ जमा होते हैं प्लेन एरियाज में। और क्योंकि यहाँ पे घर बनाना बहुत आसान है, समतल इलाके हैं और यहाँ समतल इलाके हैं, मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ है, तो यहाँ कल्टीवेशन या फार्मिंग बहुत अच्छी है। तो उपजाऊ है, खेती अच्छी हो सकती है, घर बन सकता है और नदियां हैं तो आपको पानी मिल रहा है। तो इस वजह से प्लेन एरियाज में सिविलाइजेशंस बनी, फ्लरिश करना शुरू हुई। अब अगला टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, यानी कि जो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, वहां पे जब लोग रहते हैं उनकी जिंदगियों में क्या क्या फर्क आता है। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज. Plains provide much better conditions. It is easy to grow crops, build houses or roads in plains than a mountain. और अगर जिंदगी जीने की बात है तो माउंटेन्स या पहाड़ों में जिंदगी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि अगर प्लेन एरियाज में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर कंडीशन है समतल इलाकों में। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन एरियाज में आप आराम से खेती कर सकते हैं, आराम से घर बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, अगर कंपेयर करें एक पहाड़ से। Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. By creating awareness about such incidents, we may lower the risks. इसके बाद अब अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग तरह की नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि कई जगह भूकंप आते रहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस ज्वालामुखी फट सकते हैं, कहीं स्टॉर्म्स यानी कि तूफान आते जाते रहते हैं, इसके बाद फ्लड्स बाढ़ आती जाती रहती हैं। और इन तमाम नेचुरल कैलामिटीज की वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है बहुत बड़े स्केल पे। और इन सब की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी यानी कि जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। और अगर आप अवेयरनेस फैलाएं, इन नेचुरल कैलामिटीज के लिए अवेयरनेस फैलाएं और पहले से तैयार रहें, तो काफ़ी ज़्यादा लोअर किया जा सकता है रिस्क को। तूफान आएगा, नुकसान तो करके जाएगा, लेकिन अगर आप पहले से तैयार रहें, अगर एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए कि तूफान आने वाला है,
लोग तैयार रहें तो नुकसान काफी कम हो सकता है। इसी तरीके से बाढ़, अगर आपको पता है कि इसी इलाके में बाढ़ आनी है तो प्रॉपर कैनाल साफ रखे जाएं, तमाम सारे सिस्टम किए जाएं, तो नुकसान काफी कम किया जा सकता है अगर इन चीजों का अवेयरनेस और हम पहले से रेडी रहें तो। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड कंजर्वेशन, यानी कि जो जमीन है, जमीनों का किस तरीके से हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम नाश कर रहे हैं उन जमीनों का, और हमें किस तरीके से कंजर्व करना है उन जमीनों को। Quite often we use the land in wasteful manner, for example constructing houses on fertile lands. Similarly we throw garbage on land or in water making them dirty. तो कई बार हम लैंड या ज़मीन का बहुत ज़्यादा वेस्टफुल वे में यूज़ करते हैं, हम बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको बर्बाद करते हैं। जैसे कि फर्टाइल लैंड्स जो हैं, जो उपजाऊ इलाके हैं जहाँ पे खेती करी जानी चाहिए, वहाँ पे हम घर बार बनाने लग जाते हैं, जबकि घर ऐसे जगहों में बनाने चाहिए जहाँ खेती वाले इलाके नहीं हैं। लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं देता है। जो बिल्डर्स हैं वो ऐसी ज़मीनें ले लेते हैं सरकारों से, उपजाऊ ज़मीनों में किसानों से ज़मीनें लेके वहाँ पे अपार्टमेंट बना देते हैं, और इस तरीके से लैंड का बुरा इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम गार्बेज या कचरा फेंकते रहते हैं ज़मीनों में या पानी में, और इस वजह से हम उन्हें डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं। तो ये तो कुछ तरीके हैं। इसके बाद हम लैंड का किस किस तरीके से हम बुरा इस्तेमाल करते हैं। हम एनक्रोच करते हैं लेक्स को, जो जहाँ पे झीलें हैं हम झीलों को पाट देते हैं। हम नहीं पाट देते हैं, जो बिल्डर्स हैं या जो सरकारें हैं वो सरकारें दे देती हैं बिल्डर्स को कि आप बना लो बिल्डिंग, और वो झीलों को पाट देते हैं। झीलों में ज़मीन बना दी, अपार्टमेंट खड़े कर दिए और बेच दिया तो पैसा आया, थोड़ा खुद रखा, थोड़ा सरकार को दे दिया, वो झील खत्म हो गई, उसका किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि बैंगलोर, पुणे ऐसे शहर जो हैं, कभी किसी ज़माने में सैकड़ों झीलें हुआ करती थी, आज के टाइम पे वहाँ झीलें नहीं हैं, वहाँ वाटर लेवल कम होता जा रहा है, और हमेशा ऐसे आर्टिकल्स निकलते रहते हैं कि पानी की कमी हो रही है। लेकिन ये सब किया कैसे गया? ऐसे एनक्रोच करे जाते हैं लैंड्स को, वेस्ट डंपिंग करी जाती है। हम दुनिया में, हम इंसान जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, और उतना ही चीज़ें वेस्ट होती हैं। हम जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि वो महंगी हैं तो यूज़ नहीं होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको भी हम डंप करते हैं, और स्क्रैप के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे कुछ भी है, रिसाइकलिंग हम इतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े लैंडफिल्स बनाते हैं जहाँ कूड़ा कचरा डालते हैं, डंप करते हैं। इस तरीके से भी लैंड खराब होता जा रहा है। और आज के टाइम में इतना ज़्यादा कचरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इंसान की, कचरा कहाँ फेंकें, कहाँ ले जाएं, समंदर में फेंकें कि ज़मीन में गाड़ें, समझ नहीं आता है। एक देश दूसरे देश को अपना कचरा देता है कि तुम हमारा कचरा संभालो, लो पैसा रखो। वो जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, वो पैसा लेके वो कचरा रख लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो धरती तो धरती ही है। इसके बाद माइनिंग करी जाती है। माइनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा लैंड का बुरा इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आजकल इस तरीके से होते जा रहे हैं कि उसकी वजह से लैंड क्वालिटी खराब होती जा रही है। फसल अच्छी हो, किसी भी तरह का केमिकल डाल देते हैं और वो लैंड क्वालिटी खराब कर रहा है, और वो चीज़ हमारे सेहत पे भी आती है। इसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट, हम इंसानों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी अच्छे सेंस में बनाई, लेकिन यूज़ किस किस तरीके से होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करोगे तो उसका जो वेस्ट निकलेगा उसका क्या किया जाए? तो न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ डंप किया जाए? इंसान कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और ना जाने भविष्य में कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इस न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से, और जिस पे कोई ध्यान भी नहीं देता है। इसके बाद हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो प्लास्टिक्स आज के टाइम में माइक्रो प्लास्टिक्स, यानी कि छोटे छोटे फाइबर्स में टूट के ज़मीनों में मिल रहा है, हमारे पानी में मिल रहा है, और हाल ही में ह्यूमन प्लेसेंटा यानी कि माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके डीएनए में माइक्रो प्लास्टिक्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो हम इस तरीके से माइक्रो प्लास्टिक्स ज़मीनों में, लैंड को इतना ख़राब करते हैं कि वो खाने के ज़रिए आएगा। तो ना जाने कितने ऐसे तरीके हैं कि हम ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। और इन चीज़ों को सही करने का तरीका क्या है? पावर किसके पास है? पावर है सरकारों के पास, लेकिन दुनिया भर की जो सरकारें हैं, आधे देशों में तो डिक्टेटर्स हैं, उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ इतना मतलब है कि मेरा राज रहे। जो डेमोक्रेटिक देश हैं उन सरकारों
के पास ताकत है लेकिन पैसा नहीं है, और जो नेता लोग हैं उनको सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी सरकार आए। वो कभी धर्म, कभी देश, कभी जात, कभी इतिहास, वो सिर्फ इधर उधर करते रहते हैं। इन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, और अगर करना भी चाहें तो सरकारों के पास पैसा नहीं है। और पैसा किसके पास है? पैसे वाले लोगों के पास। और पैसे वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि हमारा पैसा बढ़ते रहे। तो जो ताकतवर लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। इन चीज़ों का सबसे बुरा खामियाजा जो आम लोग हैं हमें पढ़ना है। हम आम लोग इन चीज़ों को पढ़ाते हैं और आम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं, एग्जाम में लिख के आते हैं। ये सब कोरी बकवास बातें, होना कुछ नहीं है जब तक ये पावरफुल लोग या पैसे वाले लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लोग एहसास नहीं करते कि ये एक ही अर्थ है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, इट इज आवर ड्यूटी टू लीव अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। तो हम इंसान जो है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन नेचर के जो इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स हैं, ये प्रकृति की चीज़ों का ऐसे केयरलेस वे में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो लैंड है, ये ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं है। ये ज़मीन जितनी हमारी है उतनी ही हमारे से आगे आने वाली पीढ़ियों की भी है। तो ये जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, हम इनके लिए भी हमारी जवाबदेही है। लेकिन ये भविष्य की पीढ़ियां जो हैं, जो हमसे बाद की जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी में ताकत जिन लोगों के पास है, ये वो लोग हैं जो 50 साल या 60 साल की उम्र के लोग हैं। ये जिंदगी जी चुके हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ में क्या हो रहा है। ये इस लायक भी नहीं कि समझ पाएं कि कुछ किया जाए। ताकत उनके पास है, ये कुछ कर नहीं रहे क्योंकि इनकी जिंदगी जी चुके हैं, ये मस्त जिएंगे। जो मेरी जो पीढ़ी है, जो 28-30 साल के हैं, हम लोग भी जिंदगी अच्छी खासी आधी जी चुके हैं, आधी बची, आधी ठीक ठाक गुजर जाएगी। लेकिन ये जो अगली पीढ़ियां आ रही हैं, ये अगली पीढ़ियां जब इंटरनेट पे हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, ये अगली पीढ़ियां जब इंटरनेट खंगालेंगी और देखेंगी कि जब ये चीज चल रही थी, जब साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उस टाइम पे हमारी पिछली पीढ़ियां क्या कर रही थी, तो ये हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, ये हमें कोसेंगी कि जब ऐसा पता था इनको तो इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। ये बस कोसेंगी कि हमारी पिछली पीढ़ियां इतनी बेवकूफ़, इतनी नाकारा थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। मतलब ये चीज़ें नहीं जो मैंने बताई, जो एक चैप्टर है। तो खैर, तो हमारी अर्थ सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है। और ना जाने, ये तो हमें पता नहीं जो बाकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है दूसरे प्लैनेट या दूसरे गैलेक्सीज की, हमारी अर्थ उनके लिए किस तरीके से यूजफुल है, ये बात तो हम जानते नहीं। लेकिन हमारी अर्थ बहुत बड़ा एक सिस्टम का पार्ट है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सही से रखें। तो ये था क्लास 6 जियोग्राफी का 6th चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।